यूनिट संख्या 8 परमाणु तथा नाभिक। इस यूनिट के अंतर्गत लेसन नंबर 12 है परमाणु अर्थात एटम। परमाणु की संरचना को समझाने के लिए समय समय पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया, जिसमें डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड इत्यादि वैज्ञानिकों का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। सन 1911 में रदरफोर्ड के नेतृत्व में उनके सहयोगी गीगर तथा मार्सजन ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया, जिसके आधार पर परमाणु की संरचना का कुछ आधारभूत ज्ञान प्राप्त हो पाया। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के जो मुख्य भाग हैं वो है सबसे पहले अल्फा कण स्रोत। तो यहाँ से अल्फा कणों की बौछार की जाएगी और उसके बाद यह है स्वर्ण पत्र यानी कि थिन गोल्ड फॉयल, और यह लगभग 10⁻⁻6 मीटर मोटाई की सोने की एक पतली पत्ती होती है, एक गोल्ड फॉयल है। और तीसरा भाग है इसका संसूचक यानी कि डिटेक्टर। तो डिटेक्टर क्या करेगा? डिटेक्टर एक घूमने वाला संसूचक होता है। इसकी सहायता से किसी निश्चित दिशा में प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या को गिना जाता है और इस पूरे प्रबंध को निर्वात में रखा जाता है, यानी कि इसको वैक्यूम में रखा जाता है ताकि अल्फा कणों की वायु के कणों से टक्करों के कारण गतिज ऊर्जा का ह्रास न हो, गतिज ऊर्जा में कोई कमी न आने पाए। अल्फा कणों के प्रकीर्णन संबंधी प्रयोग में जो निष्कर्ष निकले वो इस प्रकार थे। देखिए यहाँ पर ये अल्फा कण जा रहे हैं और उसके बाद अधिकांश अल्फा कण बिना प्रभावित हुए सीधे निकल जाते हैं। तो पहला जो इसमें निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र से बिना प्रभावित हुए सीधे निकल जाते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से क्या है? खोखला है। तो पहला निष्कर्ष ये निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला है। दूसरा निष्कर्ष निकला कि अल्फा कण लगभग सभी कोणों से प्रकीर्णित होता है, यानी कि देखिए ये प्रत्येक प्रकार का कोण यहाँ पर बना रहे हैं, यानी कि अल्फा कण सभी प्रकार के कोणों से क्या हो रहे हैं? प्रकीर्णित हो रहे हैं। इसमें कुछ कण ऐसे भी थे जो कि बिना प्रकीर्णित हुए सीधे परावर्तित हो जाते हैं, यानी कि जिस दिशा में जाते हैं उसके विपरीत दिशा में परावर्तित होकर वापस आ जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये अल्फा कण क्योंकि धनात्मक कण होते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि वो किसी से कोई ऐसी वस्तु से प्रतिकर्षित हो रहे हैं जिनका आवेश क्या है? धनात्मक है। तो इससे निष्कर्ष निकला कि उसके अंदर, परमाणु के अंदर कोई धनावेशित स्थान है जिससे कि ये कण प्रतिकर्षित हो रहे हैं। तो इस प्रकार प्रयोगों से ये निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के भीतर एक छोटे से स्थान में केंद्रित रहता है और इस स्थान को नाभिक कहते हैं। और गणना करने पर नाभिक का जो आकार है लगभग 10⁻14 मीटर की कोटि का होता है। 10⁻14 मीटर की कोटि का आकार किसका होता है? नाभिक का होता है। अगला टॉपिक है नाभिक का आकार। अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु के नाभिक के आकार की गणना भी की जा सकती है। इस प्रयोग में हम देख सकते हैं कि अल्फा कण नाभिक से अलग अलग दूरियों पर प्रतिकर्षित हो रहे हैं। तो जो कण अल्फा कण के बहुत निकट पहुंच जाता है, जो अल्फा कण नाभिक के बहुत निकट पहुंच जाता है, कूलाम के नियम के प्रयोग से हम निकटतम पहुंच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं कि वो कितने नज़दीक उसके पहुंचा है। अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सन 1911 में रदरफोर्ड ने
परमाणु संरचना का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार परमाणु के केंद्र पर एक अत्यंत छोटा नाभिक होता है, जिसकी कोटि 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर की होती है, तथा जिस पर परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं लगभग संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है, एवं नाभिक के चारों ओर 10⁻11 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। तो ये पहला निष्कर्ष निकाला था रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से। दूसरा निष्कर्ष है कि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते, बल्कि वे नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में नाभिक के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन इसके बावजूद भी रदरफोर्ड मॉडल में कुछ कमियां देखने को मिली, जिसे हम रदरफोर्ड मॉडल के दोष के रूप में पढ़ते हैं। तो पहला दोष था परमाणु का स्थायित्व, अर्थात स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं और घूमते इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्र त्वरण होता है, जबकि वैद्युत गतिकी यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अनुसार त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अर्थात जो कोई भी कण जिसमें त्वरण होता है, उससे ऊर्जा लगातार निकलती रहती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, उसमें त्वरण है, तो उससे ऊर्जा का ह्रास उसमें होगा, और यदि उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती रहेगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो अपने पथ को कम करता हुआ सीधे नाभिक में गिर जाएगा, और जब नाभिक में गिर जाएगा तो इस प्रकार से परमाणु का स्थायित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का ह्रास करेगा तो उसको तो नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो इलेक्ट्रॉन लगातार बना रहता है और परमाणु का स्थायित्व भी बना रहता है। तो इस प्रकार पहला दोष क्या था, परमाणु का स्थायित्व। रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए था, यानी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए था, जबकि हमें जो प्राप्त होता है वो रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो रदरफोर्ड इस बात को नहीं समझा पाए कि स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम क्यों प्राप्त हो रहा है, इसीलिए यह रदरफोर्ड मॉडल का दोष माना गया।